चल ये हमने इसको प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों मानी बताओ? इज सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है कि इंडिया इज लोकेटेड। अगर हम इंडिया में देखें तो इसकी लोकेशन किससे किसके बीच में है, जरा चेक करो। तो ठीक है, अब यहां देखो, दैट इज इसकी एक्सट्रीम लोकेशन बिटवीन 68 डिग्री 7 है। यहाँ क्या है 68 डिग्री 0.7 मिनट, जबकि मैंने बता दिया 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये सेकंड है, 1 डिग्री के हिस्से करो तो 60 है, तो ये सिर्फ 7 मिनट है। बहुत ज़्यादा चाहिए तब जाके 1 डिग्री बनेगा, 53 और जोड़ो तब जाके 1 मिनट। समझ आई बात कि नहीं? 1 डिग्री के ही तुम टुकड़े कर डालो 60 पीसेस, तब ये 1 मिनट बनेगा, ये पूरी 1 डिग्री। सही? तो इंडिया किसके किसके बीच लोकेटेड है जरा बताओ? दैट इज 97 डिग्री 25, 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट, इनके बीच लोकेटेड है। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो बीच से जा रही है? दैट इज इलाहाबाद। अब इलाहाबाद इसे नहीं कहा जाता है, अब इसे कहा जाएगा प्रयागराज। इसका नाम बदल गया है, प्रयागराज। इसी को क्या कहा जाता है? ये मिर्जापुर के पास ही है। सही है, मिर्जापुर एक लोकेशन है जो प्रयागराज में, तो वहां से जो गुजरती है उस लाइन को, उस सिटी से, वो कौन सी है? 82 डिग्री और 30 मिनट। सन राइजेस इन ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश एंड देयर इज ए 2 hours टाइम लैग बिटवीन द सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश एंड द कच्छ का रन एट गुजराती। जो यहाँ दलदल है, कच्छ का रन है बहुत बड़ा दलदल, उनके बीच में 2 hours टाइम लैग है। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कभी ऑफिस आवर्स हम और कहीं शुरू करें, कभी और कहीं शुरू करें। 2 टाइम लाइन हम नहीं रख सकते, हमें सिंगल टाइम लाइन रखनी है। तो हमने ऐसी जगह रख दी कि 1 घंटा। ये समझ में आ गई बात? अगर 7 बजे यहाँ सुबह तुम 4 बजे उठोगे और तुम्हारे पास घड़ी नहीं है तो तुमको लगेगा दिन हो गया, चलो ऑफिस चले। तुम असम में हो 4 ही बजे, और यहाँ पर तुम अगर 8 बजे उठोगे, बोलोगे अभी अभी तो दिन नहीं खुला है। दोनों में फर्क है। तो हमने ऐसा टाइम रखा है कि 1 घंटा तुम कंप्रोमाइज करो और 1 घंटा तुम कंप्रोमाइज करो। जरा इन दोनों को अब जोड़ो, यानी कहने का मतलब है ग्लोब, और ये ग्लोब में ये वाली लाइन कौन सी है बोलो? GMT। GMT का क्या मतलब है? ग्रीन विच मीन लाइन। मीन लाइन ये एक ऐसा लैटिट्यूड है जो पोल से पोल को जोड़ता है। इसको 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूड। ठीक है, देशांतर रेखा। अच्छा, इसके इधर ऐसे ऐसे बनाते जाओ, खरबूजा काटते जाओ, तो तुमको पता चलेगा ऐसे ऐसे करके जब इधर चलोगे तो इसके ठीक पीछे ग्लोब में यहाँ 180 डिग्री वेस्ट होगा। तो ये 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री वेस्ट। इधर ऐसे काटते चले जाओ इस वाली लाइन के इधर, तो ऐसे ऐसे जब मैं चलता जाऊंगा तो चलने पर आपको पता चलेगा जैसे ही तुम ईस्ट में जा रहे हो तो 68.7 डिग्री ईस्ट से, ये तो वेस्ट है, यहाँ से भारत शुरू हो जाएगा। और फिर भारत शुरू हो जाएगा, और जब भारत खत्म कहाँ होगा बताओ? वेयर इट विल एंड? इट विल एंड एट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से शुरू हो गया। पूर्वी देश है, और यहाँ 2000 साइंटिस्ट बैठे थे, बोले जो यहाँ से लाइन जा रही है यही अब 0 है। इंग्लैंड में बैठे थे सब, और वहीं लंदन में बैठे थे, बोले अब यही लाइन मेन है, इसके इधर वालों को ईस्ट बोलो, यहाँ से भी कट करो पीछे तक,
और जो 180 डिग्री ईस्ट है और 180 डिग्री वेस्ट, वो एक ही लाइन है। खरबूजे की इधर उधर फाक करो, उधर उधर एक ही मिल जाएंगी। टोटल 360 डिवीजन किए गए हैं और एक लॉन्जिट्यूड पार करने में सन को 4 मिनट लगते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा 24 घंटे पार करने में, पूरे 24 घंटे रोटेशन में कितने मिनट लगते हैं? 1 रोटेशन कितना टाइम लेता है बताओ? 1 रोटेशन टेक्स 24 आवर्स। लेकिन 1 रोटेशन में कितने लॉन्जिट्यूड है बताओ? 360 लॉन्जिट्यूड्स हैं। सो 360 लॉन्जिट्यूड्स टेक 24 और आवर को 60 मिनट में बदल दो तो बोलो 1 लॉन्जिट्यूड में क्या होगा? 1 लॉन्जिट्यूड टेक्स कितना समय लेगा बताओ? 24 इंटू 60 बाई 360। 60 से इसको काटो, 6 आया, और 6 से इसको काटो तो कितना आ गया? 4 मिनट। व्हाट इज द लॉन्जिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया? बताओ जरा, बता दिया करो। ट्यूडिनल एक्सपेंशन ऐसे ही वर्बली बता देते हैं। ऑफ इंडिया ये कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, और वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। इनको सब्ट्रैक्ट करो तो पता चल जाएगा कि कितने लॉन्जिट्यूड इंडिया के अंदर अंदर से जा रहे हैं। इंडिया के अंदर से भी तो बहुत सारे लॉन्जिट्यूड जा रहे हैं, एक एक करके 68 69 जा ही रहा है। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? तो दैट इज 18। तो ये आ गया, यहाँ से कितना आ गया? 9, तो 29 डिग्री यानी 30 लॉन्जिट्यूड है। अच्छा, एक लॉन्जिट्यूड में 4 मिनट, तो 30 लॉन्जिट्यूड में कितने मिनट बताओ? नाउ 30 लॉन्जिट्यूड टेक्स, ठीक है, टू क्रॉस सन, सन को क्रॉस करने, टेक्स टू क्रॉस सन। सन एक एक करके एक लॉन्जिट्यूड में 4-4 मिनट के अंतर पर उदित होगा, दैट इज राइज होगा। तो 30 इंटू 4 मिनट करके देखो प्रियांशु, तो दैट इज 120 मिनट। और 120 मिनट को क्या कहते हो? बोलो, बात समझ में आ गई? नाउ अब हम इस चीज को लिखेंगे जबकि तुम्हें पूरी बात समझ में आ चुकी। नाउ देयर इज, ये कहां पर है? देखिए, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इज सिचुएटेड, ये मध्याह्न रेखा कहां पर है? मेरिडियन passes through मिर्जापुर नियर प्रयागराज, मिर्जापुर नियर प्रयागराज। इट इज कंसीडर्ड, इसको क्या कहते हैं? हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन। और प्रयागराज भी कहाँ पे है? यूपी में। इट इज कंसीडर्ड स्टैंडर्ड टाइम लाइन फॉर इंडिया। एज देयर इज ए 2 आवर्स टाइम लैग, कितना टाइम लैग है? एज there is 2 hours time lag between sunrise in Arunachal Pradesh and Gujarat। तो इसकी वजह से the mean of extreme latitude, कौन से तुम्हारे एक्सट्रीम लॉन्जिट्यूड है? बोलो, सब तो लंबवत है तो फिर देशांतर दिखाएं। एक्सट्रीम लैटिट्यूड का मीन लो, ये तो मीन ही लिया है। आप जरा देखो इन दोनों का मीन, लेकिन मीन वैल्यू का मतलब तुम समझते हो? मीन क्या कहलाता है? तुम्हारा एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स भी तो है, तो बताओ मीन क्या कहलाएगा? जोड़ो इन दोनों को, अभी तक घटाया था, ये तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सपेंशन है, दोनों को जोड़ो, यानी 97 डिग्री 25 मिनट
और प्लस 68 डिग्री 7 मिनट, इसको जोड़ के बाई 2 करो जरा इसको, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 32, और ये कितना हो जाएगा 8 7 15, 9 6 15 16, कितना हो गया, सही है। इसको लिख के बाई 2 करके देखो जरा, 165 डिग्री 32 मिनट, डेसिमल नहीं लगता है। और ये सब चीज़ें ईस्ट में है क्योंकि हम लोग ओरिएंटल कंट्रीज हैं। तो यहाँ से देखिए जरा 2 से डिवाइड करके, 82 डिग्री, अब 1 डिग्री इसमें डाल दो तो 60 मिनट बनेगा कि नहीं, 1 डिग्री, क्योंकि पूरा तो जा नहीं रहा। और 60 मिनट और 30 मिनट मिलकर कितना होता है 92 मिनट, और बाई 2 तो 46 हो गया, 46 मिनट ईस्ट। बोलो बात समझ आ गई। तो हमने 82 डिग्री 30 लिया तो कोई गलत तो नहीं किया, हमको तो सिर्फ एक टाइम ही लेना, लगभग सही हो गया। विच इज मीन, वो किसका मीन है, ऑफ एक्सट्रीम लॉन्जिट्यूड्स। कौन कौन से एक्सट्रीम लॉन्जिट्यूड्स हैं, इसको लिखना पड़ेगा, इस पर मार्क्स मिलेंगे आपको। 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। एंड इट इज टेकन एज, this timeline is considered standard timeline for India. This timeline is considered, मोजिद समझ में आ गई बात, स्टैंडर्ड टाइमलाइन फॉर इंडिया। अगला सवाल देखिए ना, क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई इज the difference between duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not in Kashmir. Question, why is difference, कहीं ऐसा होता है कि कहीं के दिन छोटे और रात लंबी होती है, ऐसा कोई जानते हो कश्मीर या कन्याकुमारी में? कुछ डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट is more, कहाँ पर है, is more in Kashmir, more in Kashmir, but hardly felt at Kanyakumari। ये देख लो, ये हमारी अर्थ है और अर्थ थोड़ा झुकी हुई है, लेकिन फिर भी ये इक्वेटर है। और तुमको ये मालूम है कि यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से जाता है, क्या वो भारत के बीच से जाता है, ऐसे जाता है कि नहीं? और इसमें ये बोलो, इसका ये कितना लेटीट्यूड है, ये लेटीट्यूड कितना है, इंडिया में बताओ जरा, ऊपर कितना लेटीट्यूड है, दैट इज 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 मिनट। दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है और ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। सो जो कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी बिल्कुल एंड में है, वहीं पर विवेकानंद का धर्म स्थल भी है जहाँ उन्होंने ध्यान प्राप्त किया था। तो ये इट इज नियरर टू इक्वेटर, ये कैसा है, नियरर टू इक्वेटर है, एंड सन रेज फॉल स्ट्रेट टू इट ऑल ओवर द ईयर, है कि नहीं? वाइल जो ये चीज है, ये तो सब ट्रॉपिकल रीजन में, इंडिया 2 रीजन में फॉल कर रहा है। तुम बता सकते हो कौन कौन सा रीजन फॉल कर रहा है? ट्रॉपिकल और आधा रीजन सब ट्रॉपिकल है, वहाँ ठंडी भी पड़ती है कश्मीर में, और जहाँ ट्रॉपिकल है मद्रास में जाओ, बम्बई चले जाओ, स्वेटर की जरूरत नहीं है वहाँ पे। तो ये ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। चलो तो क्या लिखते हैं, दैट इज कन्याकुमारी is located at 8 degree 4 minute north latitude। जो इस तरीके से बेड़ी रेखा है हॉरिजॉन्टल, उन सबको लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो ये 0 से शुरू होती है इक्वेटर,
0 डिग्री, ये तो सब ट्रॉपिकल है, 66 डिग्री है, तो 0 डिग्री और ये है 23.5 डिग्री अबाउट, ये नॉर्थ है, और ये कितनी है साउथ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ है, तो और ये 90 डिग्री साउथ है। कहने का मतलब है इस टमाटर के 180 पीस किए गए हैं, जिसमें 90 ऊपर किए गए हैं और 90 नीचे किए गए हैं। अगर खरबूजे की तरह पीस करोगे तो लॉन्जिट्यूड कहलाएगा, क्योंकि लेंथ वाइज कर रहे हो, और लेटा हुआ पीस करोगे तो लेटीट्यूड कहलाएगा, चूंकि ये लेटा हुआ पीस है तो इसलिए क्या कहेंगे, लेटीट्यूड। तो हम ये कह रहे हैं कन्याकुमारी लोकेटेड है एट दिस लेटीट्यूड विच इज, सेंटेंस पूरा करो जिगिशा, विच इज अनुष्का, विच इज ट्रॉपिकल एंड नी, हाँ, which is at the most southernmost part इज नियरर टू इक्वेटर। अल्टीमेटली ये लाइन का मार्क्स है, तो जो चीज इक्वेटर पर रहेगी तो इक्वेटर पे तो साल भर रोशनी सीधी पड़ेगी, और ये फारर टू इक्वेटर है, विच इज नियरर टू इक्वेटर, ठीक है। एट इक्वेटर द sun rays throughout the year, falls approximately state। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही सीधी पड़ती है, तो क्योंकि कभी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी पड़ती है और कभी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, लेकिन बीच में जो चीज है उस पर तो हमेशा सीधी पड़ती है। मिडली स्ट्रेट, इसलिए सो इट कैन बी कॉल्ड एज ए लोकेशन ऑफ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का क्या मतलब होता है, बोलो, नॉक्स का क्या मतलब होता है, नॉक्टर्नल का क्या मतलब होता है। यहाँ पर जब तुम जाओगे हाईवे पे ऊपर इक्विनॉक्स होटल है, जब तुम्हारे देश में कब कब इक्विनॉक्स पड़ता है बताओ, जब ये अर्थ घूम रही है, तो अर्थ जब यहाँ पर तिरछी होती है ऐसे, तो उस समय भारत में बहुत गर्मी पड़ती है, वो 21 जून है, और जब ऐसे तिरछी होती है तो भारत पर तो पड़ ही नहीं रही है, ये सब कुछ तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पड़ रही है। ये 22 दिसंबर है, ये सर्दी का समय है, ये कब है, ये गर्मी, दैट इज एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम समर। लेकिन तुमको मालूम है अगर ये सन है तो एक ऐसी स्थिति भी आती है 23 सितंबर, और एक ऐसी भी स्थिति आती है 21 मार्च। इन दोनों दिनों को इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि इन दोनों दिनों में रात और दिन 12-12 घंटे के होते हैं, सही है। इक्विनॉक्स, ये कौन सी पोजीशन है, इक्विनॉक्स, और ये कौन सी पोजीशन है, इक्विनॉक्स। इसके बाद मार्च से लेके जून तक फिर ये धीरे धीरे इक्विनॉक्स पोजीशन के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, ओके। और ये यहाँ रहोगे तो इसको कहते हैं ऑटम ब्रेक। तो हम अगर इसको ऐसे 4 हिस्सों में बांट दें तो ये समर हो गया, ये कौन सी पोजीशन है, इधर देखेंगे तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, विंटर। इसी में इसको ऑटम कहेंगे, और 22 दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, पतझड़। एक होता है ऑटम ब्रेक और दूसरा स्प्रिंग, इसके बाद फिर स्प्रिंग सीजन। 4 सीजन भारत में, सही है। लेकिन क्वेश्चन हमारा इक्विनॉक्स कह रहा है, कौन सी पोजीशन कह रहा है, और नॉक्स का क्या मतलब होता है, रात, और रात को जो चले, रात ही को चल दे तो नॉक्टर्नल। अरे तो नॉक्टर्नल निकला, रात को घूम रहा, नॉक्स का मतलब रात, सही है। और नॉक्स से नाइट बनी, तो कहने का मतलब है सो, चूंकि ये विषुवत रेखा के पास पड़ता है इसका अंतिम बिंदु, इसलिए यहाँ रात और दिन बराबर होते हैं। सो हियर डे एंड नाइट। ऐसे कौन सा देश है जिसमें 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है विश, करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बताया नॉर्वे, यहाँ पर है एक्सट्रीम, इन्हें जानकारी है पूरी, 6 महीने तक वहाँ पर। इसीलिए कहते हैं कि मिडनाइट सन, द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, किसे कहा गया है,
रेड लाइट्स आपके ऑरोरा नाम की है। और ऊपर है, ना ना, ऑरोरा नाम की एक और lights है। ऑरोरा बोरियोलिस ऊपर आती है और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस नीचे आती है, दो तरीके की। ये जो सोलर फ्लेयर है ना सबसे ऊपर पे आइनोस्फीयर में, वो नॉर्वे के ठीक नॉर्वे में भी देखा जा सकता है, और लोग तो कैलिफोर्निया से भी देखने जाते हैं। तो ऊपर अगर आ गई तो उसका क्या नाम है, ऑरोरा बोरियोलिस। अभी 12th में तुम उसको पढ़ोगे, और जो ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस को भी पढ़ोगे, और दोनों के इतने अच्छे फ्लेयर हैं कि लोग मजा लेते हैं। खूब सारी लाइन बढ़ेंगी, हरी नीली पीली आकाश में। बहुत जानकारी है, पूरी बात इसमें बता, तुम्हें पता चल गई। सो हियर डे एंड नाइट आर इक्वल, समझ में आ गई बात, डे एंड इक्वल। जबकि कश्मीर में 4:30 बजे के बाद से अंधेरा, एक तो वैली है, वैली के पीछे सन चला गया, ऐसा ही अंधेरा। कश्मीर तो पूरी वैली है ना, बीच के लोगों को कुछ मिलेगा। हाँ बोलो। आपने बोला कन्याकुमारी इक्वेटर के ज़्यादा पास नहीं होती, एक्चुअली कश्मीर ज़्यादा पास होती है। तो माउंटेन का तब भी फर्क पड़ता है, रीजन माउंटेन का भी है। अगर प्लेनर एरिया होता तो सन होराइजन तक जाते जाते भी वहाँ रोशनी दे जाता, लेकिन हमारे पास, हम उसे लिखेंगे नहीं, हमको एक फैक्टर लिखना है। एक फैक्टर ये भी है, जैसा नॉर्वे का मैंने बताया, चूँकि उसका लेटीट्यूड 66 के पार पड़ जा रहा है, तो इसलिए वहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात है। मान लीजिए ये घूमता रहा, अब घूमता रहा, ये तिरछा घूमता रहा, तो मुझे बताओ इसके इस एंड पर कब रोशनी पड़ रही है। यही नॉर्वे है, ये घूम रहा है, कभी रोशनी पड़ रही, कभी पड़ेगी नहीं। यहाँ पड़ रही, देख लो दोस्त, उधर पड़ रही, और यहीं पे नॉर्वे है, नहीं पड़ रही ना। और इस तरीके से नॉर्वे में, इस अर्थ में तुम्हें इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, मून में ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। मून में देख के तुम देखो, कहीं उधर पड़, अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, पूरा घूम रहा है, यहाँ पूरा अंधेरा। उधर के बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, जब वो उधर जाएगा, अब ये इधर आ गया, अब पूरी रोशनी रोशनी घूम रहा है। सही है, मेरा कहने का मतलब है कि दैट इज, ये जब यहाँ पर है, सूर्य ठीक यहाँ पे नहीं है, सूर्य यहाँ पर, यहाँ दो फोकस है। एलिप्स के कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। जब सूर्य के पास धरती है तो उसे एपहीलियन कहते हैं, हीलियन सूर्य को कहते हैं, और हीलियोस सूर्य का देवता। सूर्य देवता को ग्रीक लोग क्या कहते हैं, हीलियोस। सही है, तो जब पास है तो कहेंगे, इसको कहेंगे पेरिहीलियन। पी का मतलब पास और एफ का मतलब दूर। तो एफ पेरिहीलियन में नॉर्वे में दिन है, और ये सूर्य है ही नहीं, क्योंकि दो फोकस है, ये है सूर्य। और एपहीलियन में नॉर्वे में रात। बोलो, बात समझ में आ गई पूरी बात। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, अब बताओ कि इन कश्मीर, दैट इज द लेटीट्यूड ऑफ कश्मीर इज फार अवे फ्रॉम इक्वेटर, वो 37 पे है, तो क्या दूर है? क्या तुमको ऐसा लगता है कि जो लेटीट्यूड एक्सपेंशन है वो भी 29 है, और जो लॉन्जिट्यूड एक्सपेंशन है वो भी 29 है, इसलिए भारत एक स्क्वायर है? ऐसा तुम्हारे मन में आ रहा है? देखो, मोजिद ने हाँ बोल दिया है, इसका मतलब मोजिद बहुत जानकार है। तुरंत इन्होंने सब्ट्रैक्ट कर लिया होगा, इतनी जल्दी कैसे ये इतना जानते हैं? हम लोग तब तक करते ही रह गए, यहाँ तो इन्होंने देख ही लिया था, और ये भी सब्ट्रैक्ट कर, तो इन्होंने अपने मुंह से लोगों का दिल अब जीत लिया है। दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। जरा इसे हम भी सब्ट्रैक्ट करें तो दैट इज 29 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ। So its latitude expansion and longitude expansion, it is nearly equal. So our Earth is, ये our India is nearly equal. समझ में आ गई बात की नहीं? चलो अब आगे की बात करें। However जरा देखो कि श्रीनगर कहाँ पर है, बताइए। श्रीनगर is at 37 degree 6 minute north latitude, which is far away from equator. सही है, and due to axial tilt of earth। क्या अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्ट है क्या? बोलो।
ड्यू टू एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ क्या हो रहा है, ठीक है, इट रिसीव्स दिस लोकेशन, श्रीनगर रिसीव्स कैसी सनलाइट करेगा, तो लेस सनलाइट, और इसकी वजह से so it has smaller days and longer night, okay, so all the reason है वो लिखना हो तो लिख देना, so it has smaller days and longer night। शाम को 5:45 से 7:15 तक आपको सिविक्स और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी हम लोग ज्योग्राफी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। चलो आगे का सवाल देखो। जब भी अनुष्का का आज बर्थडे है इसलिए 2 क्लास हो, ये 7:15 के बाद ही डिनर करता है। क्या पता शाम को भी टॉफी बांट दे, डबल टॉफी हो जाएंगे। चलो आगे की बात करें। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक नहीं आएगा, अपना समझ लीजिएगा। आगे का देखो, नाउ why the strategic location of India is so important। तीसरा क्वेश्चन पहले चैप्टर का कौन सा है कि भारत की सामरिक दृष्टि से जो इसकी लोकेशन है या स्थिति वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, बोलो। चैप्टर में से बस 2 MCQ आ बस छोड़ो फिर ये सब, अगले चैप्टर तुम पहले बताया करो ये सब। चलो मैंने असली जानकारी तो तुमको दे दी, इसमें MCQ सब कवर हो गया, हाँ सर, इसी में से आ जाएंगे। और तुमको मालूम है कि एक और MCQ आ रहा है तो 1-2 चीज़ और बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है। सो दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा passes through, सबसे एक्सट्रीम से चलो, पहले गुजरात से पास होती है, और बताओ सारे नाम, तुमको मालूम हो तो बता दो, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात से होती है और राजस्थान के हिस्से से भी हो रही है। गुजरात राजस्थान के भरतपुर से होती है, और मध्य प्रदेश में तो पूरा जा रही है, बीच से जा रही है। मध्य प्रदेश, ठीक है, और कहां से जा रही है, झारखंड, से जाएगी, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल से भी जाएगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, और कहां से, ठीक है, दैट इज मिजोरम और त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो हमारा सदर्न है, ये देख लीजिए, ये भूटान हो गया, इसके बाद ऐसे इंडिया की लोकेशन है, तो इंडिया की लोकेशन के बीच में ये बांग्लादेश है। अब जरा देखो, अगर तुम्हें यहाँ से देखना है तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि आसाम से देखो, ठीक है, आसाम और त्रिपुरा भी है, ये बीच में भी एक कंट्री से 1 मानो। अब इसके बाद ये कौन सा है बताओ, यहाँ 2 मानो। ATM आना मम्मी, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर 7 सिस्टर है, ATM आना मम्मी,
आसाम, सबसे पहले ये 1 है, 2 त्रिपुरा, और फिर उसके बाद आसाम त्रिपुरा, यहाँ से चलो फिर ऐसे चल के ऐसे चले आओ, फिर 3 पे मेघालय, 3 पे कौन सा है, मेघालय। अभी ऊपर वाले का भी ट्रिक बताना है कि इसको कैसे याद करोगे, पहले ये समझ लो। तो अब तुम्हारे में देखो त्रिपुरा से तो गुजरा, आसाम त्रिपुरा मेघालय पे आ गए, और फिर 3 के बाद चौथे पे आओ, आना, ये 4 है, ऐसे हम चल रहे हैं, और फिर 5 पे आइए तो आना, ये 5 है, और ये 6 है, और ये 7 है। आना का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, और बोलो एन का मतलब क्या है, दैट इज 4, और ये 5 है, दैट इज नागालैंड। मम्मी, दैट इज मणिपुर, और इसको क्या कहेंगे, मिजोरम। तो मणिपुर, और मी का क्या मतलब है, मिजोरम। तो जैसा कि मोहजीत ने बताया कि ये त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है, पूरी बात समझ में आ गई। तो आना अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, जबकि 1 पे कौन है, असम, और 2 पे क्या है, त्रिपुरा। पर हमें इससे क्या लेना देना, हमको तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के देश चाहिए, तो उन्हें कैसे याद किया जाए। लेट अस सी द ट्रिक टू रिमेंबर द स्टेट्स फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes. Trick to remember states from where Tropic of Cancer passes. सिर्फ एक इसमें स्टेट पूछा जाएगा एमसीक्यू में। देखो, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, इससे तुम्हें पता चल जाएगा। मिजोरम समझ में आ गया, त्रा समझ में आ गया, और MI समझ में आ गया। पर से यहाँ क्या पता चल रहा है, चेक करो। मित्र पर से कोई भी मतलब नहीं आ रहा है, मित्र पर गमछा झाड़। तो अब जरा देखिए, अभी बता रहा हूँ। पर का मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अभी इन्होंने ऐसे ही बनाया है तो ये याद भी रह जाएगा। पी से पश्चिम बंगाल, आप समझिए वेस्ट बंगाल, ठीक है। और गमछा झाड़ का मतलब है गुजरात। माँ का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश। और छा का क्या मतलब है, छत्तीसगढ़। तो अब इसी में झाड़, झा का क्या मतलब है, झारखंड। इसी में आप राजस्थान में लिखिए, झा का मतलब झारखंड, झारखंड हो गया। और रा का मतलब क्या हुआ, राजस्थान। सही है, राजस्थान से गुजरती है, गुजरती तो है। अब तुम समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि इससे एमसीक्यू आ रहे हैं तो हमें इससे बहुत मतलब नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से नेबरहुड कंट्रीज हैं जो हमारी सी बाउंड्री से लगते हैं, और ऐसे कौन कौन से नेबरहुड कंट्रीज हैं जो कि हमारी टेरिटरी से लगते हैं। तो ऐसे दो बताओ जो सी बाउंड्री पे हैं, बोलो। श्रीलंका और मालदीव्स, ध्यान दीजिए। तो ठीक है, वही तो, और कोई नहीं है ना, हाँ? नहीं, बांग्लादेश और बिल्कुल दिखा हुआ है बीच में, सी बाउंड्री। तो ठीक है, चलिए अगला देखो। Okay, that is which
स्टेट इज लोकेटेड? विच स्टेट, कौन सा ऐसा स्टेट है जो भारत और श्रीलंका के बीच है? बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बोलो। बिल्कुल सही, पाक स्टेट, क्योंकि जो इंडिया है दैट इज नैरो लाइन ऑफ वाटर विच पासेस थ्रू, ये जो इसको कहेंगे पाक स्टेट, और ये अंडमान निकोबार है, ये सब क्या, ये लक्षद्वीप है। इतनी बात तुमको समझ में आई? विच स्टेट पासेस थ्रू अंडमान एंड निकोबार, बोलो। रोहित तुम्हें बता दो। करेक्ट, जैसा कि इन्होंने बताया कि मलक्का स्टेट, ये सब बहुत जानते हैं मलक्का, हम लोग इतना कहाँ जानते हैं? दैट इज 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड रूट पासेस थ्रू मलक्का स्टेट। भारत जब चाहे बंद कर दे, विश्व का 70% व्यापार बने। 70%। अंडमान निकोबार के बीच से कौन सा रूट जाता है? मलक्का स्टेट। करेक्ट रोहित, दैट इज 70% ट्रेड ऑफ वर्ल्ड सी रूट्स। बोलो, समझ में आ गई बात की नहीं? मलक्का स्टेट। अब जरा देखो, तो पाक स्टेट भी आपने जान लिया। नाउ द नेम ऑफ हमारा एक तो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से? पाक स्टेट। पाक स्टेट तो आप लोगों को याद होगा। दूसरी चीज, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आशीष कुछ बताओ, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए। अंडमान निकोबार, लेफ्टिनेंट वहां पर जो होता है कर्नल वहां बैठेगा, ठीक है कि नहीं? लेफ्टिनेंट जनरल बैठेगा। अंडमान निकोबार। और बोलो। निकोबार, दैट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली। इसके अलावा दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। मैप किस में से आ रहा है बताओ? मैप कौन से चैप्टर से आ रहा है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो मैप ड्रेनेज से आता है। किससे? ड्रेनेज हो गया, और एक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और किससे? और ड्रेनेज। ड्रेनेज से आ रहा है? हाँ। और नेचुरल, ठीक है, वो भी याद करा। पुदुचेरी। अब अगला देखो, एंड दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इतनी बात हो गई। अब हम आते हैं, हमारे 28 स्टेट्स हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये नंबर याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो, अभी करंट कितने हैं? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। चलो, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये क्वेश्चन आएगा। भारत की सीमाएं क्या हैं, ये सब भी आएगा। तो उसके लैटिट्यूड्स क्या हैं, लॉन्जिट्यूड्स हैं, ये सब भी आएगा। अब आगे देखो, नेम द 6 countries, रोहित, which are larger than India. Name 6 countries larger than India. से लार्ज कौन है? रशिया तो है,
और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडिया से लार्जर है? रशिया, कनाडा भी बड़ा है, ठीक है। तो जस्ट यूएसए के नीचे ही कनाडा है। यूएसए भी लिख लो, यूएसए। और बोलो। नेक्स्ट इज चाइना हमसे बड़ा है कि छोटा? चाइना और ब्राजील साउथ में है, ब्राजील भी बहुत बड़ा है। ब्राजील, इसकी राजधानी रियो दे जेनेरो है। और कौन सा है? क्या ऑस्ट्रेलिया? These are the countries larger than India. ओके, अब बताइए, चलो, What is the sea boundary and land boundary of India? सी बाउंड्री में क्या कुछ तुम्हें एक्सपेंशन लगता है? अभी हाल फिलहाल में यूएन ने और बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे बहुत सारे नए नए आइलैंड इमर्ज हो गए। हमको बहुत सारी सी बाउंड्री मिली, इतनी किसी देश को नहीं मिली। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज सी बाउंड्री लेंथ एंड लैंड बाउंड्री लेंथ ऑफ इंडिया? देखो, पहले 7000 तुम्हारी बुक में था, और जबकि देख लो तुम्हारी बुक में 7516 लिखा, लेकिन अभी 11000 हो गए। क्लेम कर लिया मोदी ने। उससे हमें मछली पालन और उससे हमें बहुत फायदा हुआ। सो ये चौथी चीज, दैट इज लैंड बाउंड्री कितनी है हमारी ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर सी बाउंड्री पे क्वेश्चन आएगा। एंड सी बाउंड्री भारत का टोटल एरिया कितना है रोहित? सब चीज तुम्ही से पूछी जा रही है। तेजी तुम्ही हो तो क्या करें? टोटल एरिया ऑफ अनुष्का, इंडिया का एरिया बताओ। 3.28 मिलियन किलोमीटर। 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर का तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैंने सब करा दिया, तो मैं इसकी इसमें से आ ही नहीं गया। ये भी लिख सकते हैं कि इंडिया टोटल वर्ल्ड में 2.4% वर्ल्ड में 2.4% एरिया हमको मिला है, और हम 7th पोजीशन में द लार्जेस्ट। हमसे पहले के 6 कंट्रीज। चलो, अब हम आते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चैप्टर आ रहा है, ब्लूप्रिंट है मेरे पास, देखो। देख के बताओ आप कितना क्या क्या आ रहा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जो मैं इस पे क्वेश्चन उतने ही नंबर का कराऊं। बोलो, पेपर नहीं लाया, ऊपर मोबाइल है। मोबाइल में ही देख लो, देख के तो बताओ। अब ये लो। चलो, फिजिकल साइज ऑफ लोकेशन हो गया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से आ रहा है एक क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो मैं इसका एक लंबा क्वेश्चन 2-3 करा देता हूँ, 3 मार्क्स वाले करा देता। चलो, ना अब देखो आप,
Now, differentiate between converging tectonic plates and diverging tectonic plates. तो इसमें से एक नेगेटिव क्वेश्चन आएगा. टोटल 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में. पहले सिंगल थी, फिर धीरे धीरे टूट टूट के 7 बन गए. तो लेट अस डिफरेंशिएट, और इसको हम लोग मोबाइल में भी देखें कि वास्तव में कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या हैं. जरा इसमें देखो, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स. इसको इमेज से आप लोग देखो, बाकी तो मैं करा ही दूंगा. ये देखो, दैट इज देयर आर. अब आपको इसमें कुछ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दिख रहा है कि डाइवर्जिंग का क्या मतलब है और कन्वर्जिंग, इसी के बेसिस पे मैं दिखाऊंगा. देखो, चलिए, कन्वर्ज का क्या मतलब है? जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आने लगे तो उनको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट. तो कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट में यहाँ तुमको एक ऊपर क्या दिख रहा है? बोलो. कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्लेट कौन से चैप्टर का? ये दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. पहला ही आपका डायग्राम हमारे में है, डिलीट कर दिया. पिछली बुक में है, हमारे आपके में नहीं है तो हट गया. बता देना जो चीज हट गई. हमारी वाली बुक में लिखा है. चलो, दैट इज भागर एंड खादर है. भांगर और दूसरा चीज है खादर. चलो, ये नाउ ये एलुवियल सॉइल के डिफरेंसेस हैं. ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, फिर उसके आधार पर बात करेंगे. भागर एंड खादर. चलो, भांगर एंड देख लीजिए, दैट इज अलग अलग जगह पर कई डायग्राम आपको दिखाने हैं. ये देखो, सबसे पहले जब ऊपर से आती है मिट्टी तो बहुत मोटे मोटे होंगे, तो ऊपर भांगर है. फिर नीचे नीचे कैसा हो जाए? जब बिल्कुल महीन हो जाए, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? खादर कहेंगे. रिवराइन लैंड के बगल खादर है, और रिवराइन लैंड से दूर जो, जैसे कुछ लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, मोटे मोटे रोड़े होते हैं वहाँ, तो उसको क्या कहेंगे? खादर. जरा इस तरीके से समझिए कि इसका मतलब है रिवर के बगल है तो क्या है, वो लोग खाद की तरह काम आएगी, और रिवर से दूर है, पहाड़ों से गिर रही है, तो किसकी जगह कैसे काम आएगी? उसे क्या कहेंगे? भांगर. और रिवर के जो पास है उसे क्या कहेंगे? जैसे ये देखो, ऐसे 4 इसके नाम हैं. इस चीज को आप लोग देख लो.
इससे बिल्कुल पता चल जा रहा है कि मिट्टी तुम्हारे में 3 ही तरीके की है, लेकिन ये देखो ये हिमालय है, तो सबसे पहले जो बहुत मोटे मोटे हैं उसको कहेंगे भाबर। भाबर एमसीक्यू में आएगा तो लिख देना। और भाबर से हो करके जब इससे ये तराई क्षेत्र, बहुत दलदली क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र कौन सा होता है? पूरा जो हिमाचल प्रदेश है पूरा तराई क्षेत्र, वहाँ कभी पानी से सिंचाई नहीं करनी पड़ती, वो ऐसे ही वहाँ पर एप्पल के पेड़ होते हैं। अच्छा, उसके नीचे कौन सी चीज आएगी बताओ बताओ? भांगर। और भांगर से भी नीचे जो रिवर के पास ये रिवर है, ये नीचे क्या दिख रही बोलो? रिवर वैली। तो रिवर वैली तो वहां से जहां से भी बह रही उसके पास खादर है। रिवर वैली जॉर्ज से भी बह सकती है, जो बड़े बड़े माउंटेन के बीच की जगह होती है उसको क्या कहते हैं? जॉर्ज। तो जॉर्ज से रिवर बह रही, उसके बगल में खाद है, खादर। उससे ऊपर चले जाओ तो भांगर। चलो इस पे लिखो। भांगर क्या है बताओ? ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी। इसका मतलब है 2 मेल की मिट्टी मिल जाती है, इसमें सैंड भी होगा सिल्ट भी होगा। तो 2 मेल की मिट्टी हो सकती है, जैसे लेटराइट हो जाए, क्लेई सॉइल मिल जाए तो फिर उसको एलुवियल सॉइल। पथरीली, लेटराइट का मतलब, लेटराइट तो चट्टानें होती हैं, तो लेटराइट स्टोन होते हैं, वो टूट गया और मिट्टी मिल गई, तो उससे क्या होता है कि जड़ों को खूब सांस आती है। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल। और जबकि ये क्या है? इट इज न्यूअर। इसी से तो टूट के बनी है, तो न्यूअर नहीं कहेंगे, इट इज न्यूअर एलुवियल सॉइल। अगला देखो, इसमें से ये कहाँ पाई जाती है? रिवर जहां फ्लो करती है उसको कहते हैं रिवर बेसिन। इसको क्या कहते हैं? रिवर बेसिन। सिर्फ यही नहीं है, इसके चारों तरफ की जो लैंड है जहाँ कभी कभी रिवर जाती भी है, वहाँ लोग मकान बनाएंगे क्या? तुम जाते हो यमुना किनारे या गंगा किनारे तो बहुत सारी रेत होती है, वो सब उसका बेसिन का एरिया है, वहाँ कोई घर नहीं बनाता, नहीं तो बह जाएगा। हर 1 महीने में तो पानी बढ़ जाता है। तो रिवर and the surrounding area, it is called basin. Anything from where, ठीक है? तो it is found near river basin. यहाँ कौन पाया जाएगा बोलो? That is खादर। और इसके ऊपर जो माउंटेन्स हैं, इसके पास जो पाया जाएगा बड़े बड़े पत्थर, उनको क्या कहेंगे? भांगर। और ऊपर चले जाए तो भाबर। ठीक है, देखो इस चीज को। तो ये कहाँ पाई जाएगी आशीष? रिवर बेसिन के पास पाई जाएगी कि दूर? सही, इट इज फाउंड, वहां भी देख लो, इट इज फाउंड नियर रिवर बेसिन। और जबकि इट इज फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनलाइकली टू कम अवे फ्रॉम रिवर बेसिन। अच्छा, इसके अलावा इट इज लेस फर्टाइल, इसमें तो पत्थर पत्थर होते हैं, इट इज लेस फर्टाइल, ठीक है, फॉर एंड लेस सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। कभी कानपुर या लखनऊ गए हो, यमुना किनारे या गंगा किनारे, यही किनारे किनारे इसमें ये लोग तरबूज उगाते हैं, इतने मीठे तरबूज हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसमें बीज डाल देते हैं, अपने आप उगाता है और फिर बेच देते। इट इज वेरी फर्टाइल, नाम ही खाद है तो कैसा होगा? इट इज वेरी फर्टाइल। मैं रेत की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बगल की रेत, और भी इसके पहले के आसपास की जो जमीन होगी वो भी कभी ना कभी तुम्हारी रिवर बही होगी, तो वो जमीन अच्छी होगी। इसीलिए नदन प्लेन में बहुत खेती होती है। तो इट इज वेरी फर्टाइल। जहाँ जहाँ से गंगा का बेसिन है उसके आसपास खूब खेती है, जहाँ सिंधु नदी का बेसिन है बहुत खेती है। तो यूपी को चीनी का कटोरा, वेस्ट बंगाल को धान का कटोरा, ऐसे बोला। सो वेरी फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इतना ही लिखना है। अगला सवाल देखो, दैट इज
वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में अंतर समझो। ये Father gets renewed almost every year. अदर गेट्स Renewed almost every year. और नागर में क्या होता है? लिख सकते हो, ये हर साल बदलती रहती है फादर। अगला देखो, उसके ऊपर और लेयर आती जाएगी, सेडिमेंट जुड़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अनुष्का, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न, तो हमारे में ये मुझे बताओ कि ये सब सह्याद्री रेंज है, ये कौन से पहाड़ हैं? दैट इज, इन पहाड़ों का नाम बताओ। सह्याद्री रेंज, सह्याद्री रेंज के 3 हिस्से तुमको बताए थे, ये कोंकण रेंज है, ये मालाबार रेंज है, ये नीलगिरी रेंज है। लेकिन इसके इधर बिल्कुल पतला पतला ही, क्योंकि यहाँ 2 ही नदियां हैं, नर्मदा तापी। कौन सी नदियां यहाँ गिरती बोलो? तो इन्होंने यहाँ पर ऊपर वाली जो गिरती उसका क्या नाम है? नर्मदा। और उसके जो नीचे गिरेगी वो कौन सी है? तापी। और जबकि इसमें कितनी सारी गिर रही हैं? कावेरी। फिर कौन सी गिर रही है? कृष्णा। कृष्णा के ऊपर अनुष्का कौन सी है बोलो? ये तो 750 मीटर है, फिर इसके ऊपर ही 840 मीटर है, इसके ऊपर कौन सी है? गोदावरी यहाँ से जाएगी। गोदावरी का 1500 मीटर का लॉन्ग रेंज है। सब सह्याद्री से निकल रही। निकल कहाँ से रही है? मेनली सह्याद्री मुख्य पर्वतमाला है जिससे सब निकल रही है। तो ये गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, तो एक तो गोदावरी भी हो गई, और बोलो महानदी भी हो गई। तो उड़ीसा में कौन सी जाके मिली? महानदी। आंध्र प्रदेश में कौन सी मिली बोलो? देख के बताओ, मैप तो पता चले। मैप में देखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इसी पे मैप भी आना है तुम्हारा। तो सह्याद्री रेंज हमने आपको बता दी। और सह्याद्री में जो ऊपर कौन सी रेंज है बोलो? माउंटेनियस रेंज है क्या? ये कौन सी रेंज है यहाँ पर? ये माउंटेन है। तो इनसे निकली गंगा, और गंगा यहाँ पर 2 जगह गिर गई, और यहीं से निकली यमुनोत्री से यमुना, ये भी मिल गई। सही है। इसके अलावा 3 और कौन कौन सी नदियां इसमें मिली बोलो? गंडक, कोसी और घाघरा। गंडक, कोसी और तीसरी कौन सी है? घाघरा। 3 नीचे से कौन कौन सी मिली बोलो? यमुना में चंबल, बता नीरे रोहित। चंबल, बेतवा, सोन। ये तो तुम्हें कल वहां लिखना पड़ेगा ना। कौन कौन सी गंगा में मिली? चंबल, बेतवा, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये जो गंगा सबसे ऊपर से निकली है, ये कौन कौन सी 2 नदियां हैं जो गंगा बना रही बोलो? भागीरथी और अलकनंदा। तुम्हारे में डायग्राम बना हुआ है ना, तुम पहले बताया करो। तुम ये मत इंतजार करो कि रोहित पहले बताए। भागीरथी एंड अलकनंदा ये कहाँ पे मिलती हैं दोनों बोलो? बताया करो फिगर देख के। देवप्रयाग में, डायग्राम देखो अगले पेज पे बना हुआ है। तुम अगला पेज ही नहीं खोल रहे हो तो तुम्हें अब दिखा? देवप्रयाग लिखा है उसमें नीचे डायग्राम में। देखो डायग्राम में देवप्रयाग लिखा कि नहीं लिखा? वहाँ नहीं लिखा होगा, मैप में नहीं लिखा होगा, डायग्राम में होगा, जहाँ दोनों नदियाँ मिल रही हैं। अगला पेज खोलो। अब देखो यहाँ इस डायग्राम देवप्रयाग लिखा है। कहाँ मिल रही है बोलो? कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे हो अविश कि देवप्रयाग को ऋषिकेश कहते हैं बोलो? क्योंकि वो पहाड़ ऐसा है, उसमें बहुत सारी नदियां ऐसे बहती हैं, ऐसे लगता है जैसे ऋषि का खुला हुआ केश, इसलिए ऋषिकेश दिखने में कैसा लगता है? ऋषि का केश। और इसका दूसरा नाम देवप्रयाग।
दोनों में से कुछ भी आ जाए तो लिख देना। अब जबकि तुम इतना जान चुके हो, पूरा ड्रेनेज सिस्टम जान चुके हो और ये भी जान चुके हो कि इंडस में कौन कौन सी रिवर मिलती है, बताओ जरा। रावी, सतलज और बोलो झेलम, चिनाब और कौन कौन सी, खुद इंडस। 5 कौन कौन सी नदियां मिली इंडस में? सिंधु नदी में रावी, सतलुज, झेलम सबसे ऊपर श्रीनगर से आएगी, झेलम, चिनाब और कौन सी होगी? चेनाब। बोलो बात समझ आ गई? 5 नदियों से सिंचित प्रदेश को पंज आब कहते। आब का मतलब नदी या जल। तो तुम्हें मैं बात बता रहा हूँ, वेस्टर्न घाट में 2 नदी गिरती है। कौन कौन सी रिवर गिरती है? दैट इज नर्मदा और रावी। चल, और यहाँ बहुत सारी गिर रही है, तो बोलो यहाँ ज्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे कि यहाँ? यहाँ पर ज्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे। और तुम अगर भारत को देखोगे तो भारत में सह्याद्री रेंज बिल्कुल यहीं पर ही है, ये वेस्टर्न घाट है। अब इसमें सह्याद्री रेंज की हाइट कितनी है बोलो? 1000 किलोमीटर, ये ऊंची 1000 मीटर, कितनी ऊंची है? और इसकी एवरेज हाइट कितनी है हिमालय की बोलो? ये जो हिमालय के पर्वत हैं 6000 मीटर। माउंट एवरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 8000, लेकिन एवरेज फिर भी 6000। अच्छा, तो ये सब यहाँ पर 1000 है। यहीं से धीरे धीरे, मान लो ये तुम्हारी तरफ भारत है, तो ये 1000 के सह्याद्री से धीरे धीरे ऐसे, तो यहाँ से नदियाँ ज़्यादातर निकल के इधर गिर जाती है, बस गलती से 2 नदी उधर गिर जाती है, तो वहाँ कितना सेडिमेंट्स होगा? These are thin strips। और सब नदी यहाँ जाएंगी तो डेल्टा कहाँ बनेगा बोलो? कोई भी नदी जाएगी तो क्या ऐसे ऐसे गिरेगी? चाहे गोदावरी जाए, ये महानदी, ये गोदावरी, ये कृष्णा, एक नदी मुझसे छूट रही है लेकिन अनुष्का बता नहीं रही है, एक 5वीं नदी कौन सी? तो ये चारों यहाँ पर डेल्टा बनाती, क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगे। और ये बहुत बड़ा एरिया है, कोस्टल रीजन बहुत बड़ा है, इसका कोस्टल रीजन छोटा है। इसका नाम है वेस्टर्न घाट और इसका नाम है ईस्टर्न घाट। तो इन सब चीजों के बारे में आने पाएंगे। और भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में अंतर स्थापित करिए। बताया नहीं है अनुष्का। सो दीज आर फाउंड, ये कहाँ पर पाई जाती है बोलो? Found on western side of peninsular region लिखना। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो इंडिया है ना, इंडिया नीचे से पेनिनसुला है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। मेरा कहने का मतलब ये क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो लेफ्ट में पाई गई, ठीक है, जितना रिच लिखोगे उतने रिच नंबर है, तो लिखो पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसका मतलब ज्योग्राफी का डीप ज्ञान है आपको, ये इसलिए रीजन भी ना लिखो बल्कि क्या लिख लो? प्लेट्यू। सही। और उधर क्या होगा? These are found in eastern side of, these are on eastern side of peninsular plateau। अगला देखो, ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पाई जाती हैं और ये प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में पाई जाती है। जरा और चीजें देखिए कि they are regular and continuous and can be caused through passes only। ठीक है, देखो इसका मतलब है these are, ये जो है regular and continuous and can be passed। और कैसे पास की जाती हैं? इसका मतलब क्या हुआ बोलो? crossed through, passes through।
क्या तुमको ये बात मालूम है कि यहाँ पे पहाड़ एक नहीं है? तुमको तीन कौन कौन सी जगह बताई, बोलो? कोंकण, क्या है? कोंकण के बाद क्या बताया? मालाबार, और तीसरा क्या बताया? नीलगिरी। अच्छा, इसके बीच में यहाँ पहाड़ नहीं है, इसको क्या कहते हैं? नीलगिरी पास। यहीं से सारा मानसून आता है। इस मानसून का क्या नाम है? दैट इज जो भी हमारा मेडागास्कर से आ रहा है, तो नीलगिरी का ये पास है। तो मेरा कहने का मतलब है, अच्छा तुम यहां से चलो केरला में, त्रिवेंद्रम से, तो क्या तुम पैदल चल के यहाँ लास्ट में पहुंच सकते हो कोंकण तक कि नहीं पहुंच सकते हो? पैदल चल के आप बताओ। देख लो, इन्होंने यहाँ से पढ़ के बताया, सब चीटिंग करना है। कह रहे हैं रेगुलर एंड कंटिन्यूअस है सर, यहाँ से चलोगे यहाँ पहुंच जाओगे, और यहाँ सब डेल्टा डेल्टा है, रास्ते में चलोगे पानी मिल जाएगा, फिर नाव लो, फिर चलो, फिर डेल्टा। पास कर पाओगे कभी? सब देख लो है कि नहीं? रेगुलर। और इसको क्रॉस कैसे किया जा सकता है? सिर्फ नीलगिरी पास कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस। अगर तुम चाहते हो कि सह्याद्री के इधर आओ, आ नहीं सकते, नीलगिरी तक जाओ पहले। सही है। और ये कैसी बताओ? डेल्टा तो देख ही रहे, तो ये कैसे बताइए? दीज आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर, दीज आर एंड इरेगुलर। और कैसे की जा सकती बताइए? एंड डाइसेक्टेड थ्रू ड्रेनिंग इनटू, बहुत सारी हैं, एंड हैज मैनी डेल्टास। अब डेल्टा होगा तो कैसे क्रॉस करोगे? वहाँ व्हाइट टाइगर मिल जाएगा। अच्छा, कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लगता कि ये जो वेस्टर्न घाट है ये मालाबार कोस्ट के पैरेलल चलते हैं? मालाबार जरा ज़्यादा लंबा इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। और कभी कोंकण रेलवे की ट्रेन में चले जाना, इतना मज़ा आ जाएगा तुमको। 80 रुपये का टिकट ले जाना, गोवा, मुंबई टू गोवा। इतने अच्छे अच्छे सीन हैं कि टूरिस्ट से भी ज़्यादा कोंकण एरिया में गोवा पड़ता है, और इसीलिए गोवा वालों को कोंकणी भी कहते हैं। चलो ठीक है, जब बनी थी तो उसको खूब दिखाया जाता था टीवी में, कोंकण रेलवे में ये है, बहुत मजेदार। अब जरा देखो तीसरी चीज, ये किसके पैरेलल है बोलो? इट इज पैरेलल टू, समानांतर है, मालाबार कोस्ट। मालाबार हिल में सब एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, एक एक स्क्वायर फीट जमीन 1-1 करोड़ की है। हम लोग अगर कार लेके भी पहुंच जाए उस गली में घुसने नहीं दिया जाए, वहां कार भी वही घुस सकती है जो 1 करोड़ की, गली भी नहीं जाने देते, बहुत दिक्कत है। ठीक है, दैट क्योंकि एक हमारे रिलेटिव वहाँ रहते हैं, तो हम उनसे मिलते समय में बहुत दिक्कत हुई, सिर्फ उनकी हेल्थ जानने की। 90 ईयर्स एज की हैं, रिलीजियस हैं, लेकिन जा नहीं सके वो। तो फिर उन्होंने बोला, फिर इधर से कॉल गई, तब बहुत कुछ किया, तब जाने, टैक्सी ही नहीं जाने देते, यहाँ टैक्सी। चलो, दे लाई पैरेलल टू कोरोमंडल कोस्ट। उड़ीसा में कौन सा कोस्ट है? कोरोमंडल। कोरोमंडल कोस्ट है, ये महानदी बनाती है। These lie parallel to कोरोमंडल कोस्ट। अगली चीज देखो कि दे आर, इनका एलिवेशन क्या है सी लेवल से? हमने बताया ना ऐसे ऐसे टेबल टॉप, तो इसका एलिवेशन 1600 मीटर है, उसका 600 मीटर। अगर तुम यहाँ से यहाँ देखो तो इसमें देखने पे तुमको ऐसे टेबल टॉप दिखेगा, जिसका एलिवेशन 1600 मीटर है, और जबकि इसका कितना है? 600। सही, तो सारी नदियाँ वहीं तो जाएंगी। तो इसलिए द एवरेज एलिवेशन इज 900 से नीचे तो कहीं है ही नहीं, टू 1600 मीटर, और जबकि उसका एवरेज
एलिवेशन, जब मैं एलिवेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं कोरोमंडल पर्वत श्रृंखला की भी बात कर रहा हूँ. दिस इज माउंटेनियस रेंज. तो द एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर्स. अगला देखिए, इसकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी हैं? अनाईमुडी और डोडा बेटा. और जबकि इसमें कौन कौन सी हैं? दैट इज महेंद्रगिरी. महेंद्रगिरी की लोकेशन अपने बुक में देखो, ये महेंद्रगिरी है, ये अनाईमुडी और डोडा बेटा. अनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला. जरा ध्यान दें, जब मैं तुमसे बात करता हूं यहाँ पर, तो हिमालय में भी तो मैं कहता हूँ माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है. माउंट एवरेस्ट के अलावा भी तुम्हारे में और भी बहुत सारे इसमें लिखे, 5 चोटियों के नाम लिखे हिमालयन रेंज में. अब वो मुझे याद नहीं, तुम बता दोगे तो मैं नोट कर लूँगा. डोडा बेटा और ये महेंद्रगिरी. महेंद्रगिरी के नाम पर वो 1000 की बाहुबली पिक्चर बनी थी, वो वहाँ पर महेंद्रगिरी नगर. बाहुबली पिक्चर इसी पे बनी है, महेंद्रगिरी पे उसका महल है. तो इसके टॉप कौन कौन से बताइए? द टॉप इट्स हाईएस्ट पीक्स. बुक में देखा कुछ माउंट एवरेस्ट के 5 कौन कौन से हैं? एक कोरोमंडल है, कौन कौन से हैं पीक? एक तो मैंने माउंट एवरेस्ट लिख दिया, और कौन कौन से 5 पीक? कौन सा? हाँ, मुझे याद दिया रहेगा. तो ये सब लिखे हैं. कंचनजंगा और धौलागिरी, नागा पर्वत, और ये सब लिख देंगे. नंदा देवी, जो आने वाले वही सब लिखेंगे. यही 5 लिखे. और निमचा बरवा. निमचा बरवा से ब्रह्मपुत्र नदी अंदर आती है. ब्रह्मपुत्र नदी उधर से आती है ना. निमचा बरवा खूब पूछा जाएगा तुमसे, तो यही लिख देते हैं. हाँ, तो सही बनाओ, बताया करो ऐसी चीजें. तुम लोग बताओगे नहीं तो कैसे होगा? ये है महेंद्रगिरी. देखो बाकी ठीक है ना इन दोनों. चलो मैं इनके भी नाम लिख दूं. इसी में माउंट एवरेस्ट, ये निमचा बरवा है. कौन सा? निमचा बरवा. इससे होकर के जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र. थोड़ी बात समझ आ गई? निमचा बरवा से निकलती है. कंचनजंगा नोट करो, इस टॉप को क्या कहेंगे? कंचनजंगा. नागा पर्वत, यही सारे तुमको याद रखने. नागा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट तो है ही. और एक और कौन सा याद रख लीजिए? धौलागिरी. कभी भी वैष्णो देवी जाओ कहीं तो धौलागिरी जाओगे कभी. इन सब में बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक स्थल लोकेटेड हैं. अगला देखो, तो इसमें हिमालयन रेंज भी तुमको दी गई है. ऊपर वाली कैलाश रेंज है और बीच वाली को कौन सी कही गई है? शिवालिक कही गई है क्या? तुम 3 रेंज है. दैट इज शिवालिक है. और बीच में कौन सी है? अभी देखते हैं. सबसे ऊपर कैलाश रेंज है, बीच में कौन सी? चलो अब आगे देखिए. इसकी एवरेज हाइट 600 मीटर है. बोलो इसके पीक्स कौन कौन से हैं? इट्स पीक्स आर डोडा बेटा एंड अनाईमुडी. अनाईमुडी, इनकी सबकी हाइट लिखी हुई है पर जरूरत नहीं है. इट्स हाईएस्ट पीक, क्योंकि जो कोरोमंडल है उसी पे ही रहेगा हाईएस्ट पीक, तो यहीं पर ही होगा, इधर तो कुछ है ही नहीं. हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी. अगला देखो. इसमें एक और पॉइंट आ सकता है. क्या? वेस्टर्न घाट्स के पास ज़्यादा बारिश होती है तो फॉरेस्ट ज़्यादा डेंस होता है और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी. और ईस्टर्न में बारिश कम होती है तो. और ये वेस्टर्न घाट्स, वो लिख देना जो भी रहे. देखिए, व्हाट आर द 3 रेंजेस ऑफ हिमालय?
हिमालय की रेंज का तुम लोग मतलब समझते हो? एक लाइन पढ़ी और दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, दोनों बात समझ में आई? अब देखो, तुम्हें 3 रेंज पता है, कौन कौन सी रेंज है? जरा इस चीज को देखो इमेज में, व्हाट आर द 3 रेंजेस ऑफ हिमालय? तो इन्होंने बोला जो बीच वाली है कोरोम, और देखो जो बुक में तुम्हारे नाम है उसी को पढ़ेंगे। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, और जो सबसे नीचे उसे क्या कहा गया है? शिवालिक। सही है। अच्छा ये बताओ, 2 पर्वतों की रेंज के बीच की जो जमीन है उसे क्या कहते हैं? मान लो एक पर्वत जा रहा है और उधर से दूसरा पर्वत जा रहा है, बीच में तुम कार लेके निकल गए। दून, देहरादून, पाटली दून, ये सब ये चीज भी तुम्हें याद होनी चाहिए। बीच की जगह तुम देहरादून में जाओगे लगेगा अरे इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, पाटली दून में भी। तो इन जगहों पे इनको क्या कहते हैं? दून्स। 3 रेंज है, बोलो जो सबसे बाहर की उसका क्या नाम दिया वहां पे? ग्रेटर हिमालय। क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय। सबसे बाहर वाली रेंज है ग्रेटर हिमालय। और ये बीच वाली कौन सी है? लेसर हिमालय। अब इसके दूसरे नाम भी बताते हैं, लेसर हिमालय। और सबसे नीचे वाली को क्या कहेंगे? शिवालिक। ठीक है ना। एक चीज और देखो, व्हाट इज अदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालय? इसको इनर हिमालय भी कहते हैं क्योंकि वहां तक तुम पहुंच ही नहीं सकते, और इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। ये आउटर हिमालय। और ये कैसा है? इनर, वहां तक तुम नहीं जा सकते। आगे की बात करते हैं, चलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रीजन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू? पहले क्वेश्चन तुम्हारे में था कि कैसे हिमालय बना, तो वो डिलीट हो गया। गोंडवाना लैंड कैसे टकराई, अब नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास 2 रीजन है, एक नदर्न प्लेन है या हिमालयन रीजन है, और दूसरा कौन सा है? प्लेट्यू। प्लेट्यू जानते हो, ये बीच का रीजन। तो इसमें और हिमालयन, इसके ऊपर भारत में 2 ही रीजन है, एक हिमालयन रीजन है और उसके नदर्न प्लेन है, और दूसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू। उन दोनों का अंतर देखो। व्हाट इज डिफरेंस? ये भी का लास्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रीजन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। मैप हम शाम को करवा देंगे जो मेन होगा, नोट करो। हिमालयन रीजन, कोई एक अविश बताओ इन दोनों में, तब मुझे पता चले। सही बता रहे हो, बिल्कुल तुमने सही जगह हिट किया। बताओ, हिंदी में नहीं बोलो, इंग्लिश में बोलो। 12मासी। यस, दैट इज पेरेनियल, सीजनल। बहुत जानते हो, तुमको ऐसे ही समझ लेते हो। चलो, इसमें क्या है? इट हैज लॉफ्टिएस्ट। लॉफ्टर का क्या मतलब होता है? बहुत ऊंचा। लॉफ्टिएस्ट माउंट्स, जिनका की एवरेज हाइट कितना है? हैविंग एवरेज हाइट 6000 मीटर। और जबकि इट हैज उतना वैसा माउंटेन नहीं है, ठीक है, लेस लॉफ्लिएस्ट। तो कैसा है? राउंडेड हिल्स एंड राउंडेड हिल्स होती हैं। और एवरेज हाइट होती क्या है? जैसे कटाई, कोनाल, ऊटी, ये सारे होते हैं कि नहीं, घूमने घामने को, सब हिल्स हैं, पहाड़ियाँ। एंड एवरेज हाइट इज इनकी 1000 मीटर। इट हैज डीप वैलीज। इसके जो जॉर्ज है ना, ये बीच में इस जगह को क्या कहते हैं?
जॉर्ज, तुम्हारे डायग्राम में थर्ड चैप्टर में पहले पेज पे जॉर्ज बना हुआ है, तुम लोग देख लेना। थर्ड चैप्टर जो ड्रेनेज सिस्टम है, पहले पेज पे जॉर्ज आप देख रहे हो, देखो एक डायग्राम वही है। इट हैज डीप वैलीज। कैसा है बताइए? वैली तो जानते हो ना, ऊपर से गिरे तो बचोगे नहीं, वैली घाटी होती है। इट हैज डीप वैलीज। जबकि इट हैज, जब हाइट ही नहीं है तो इट हैज शैलो वैलीज। और अभी स्नेहित और भी चीज बता दी है कि इसमें रिवर कैसी होती है। सो इट, ठीक है, फॉर्म्स ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम विच आर पेरेनियल, यानी 12 मासी, पूरे साल होते हैं। इट्स रिवर सिस्टम इज सीजनल, जो किससे भरे जाएंगे, विच आर फिल्ड ड्यूरिंग मानसून और विच फ्लो ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जो कैसे फ्लो करती हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। सर हिमालयन रीजन जो यंग और न्यू लैंडफॉर्म से बिल्कुल तरीके से ओल्ड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कह दी। ये तो बहुत पुरानी गोंडवाना लैंड है, और वो क्या होता है कि फॉल्ट्स में फोल्ड आने से, जो कन्वर्जिंग तुमने नहीं देखा था फॉल्ट, वो पहला क्वेश्चन, तो वो फोल्ड आने से बना हुआ है। गोंडवाना लैंड आके टकराई थी कई साल पहले यूरेशियन प्लेट से, तब बना था। सो दैट इज, दीज आर न्यूअर माउंटेन्स, और बहुत कच्चे हैं, ठीक है। एंड ये ऑब्जर्व ऑफन लैंडस्लाइड, कच्चे हैं, एंड रॉ। इट ऑब्जर्व्स फास्ट वेदरिंग एंड फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड, जबकि इट इज ओल्डेस्ट रॉक मेड फ्रॉम, ये किससे बने हैं, मेड फ्रॉम ओल्डेस्ट रॉक एंड पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के कई टुकड़े हुए, एक जाके ऑस्ट्रेलिया बन गया, एक इंडिया बन गया, एक अफ्रीका बन गया, एक उधर चला गया। एक ही लैंड थी, उसी में साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, इंडिया बना, ऑस्ट्रेलिया, 4 बने थे, टूट गए, ठीक है। सो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। मैं बताया ना पहले सिंगल टेक्टोनिक प्लेट थी, फिर 7 में विभाजित हुई। अगली जो चीज देखो, इट हैज द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, जिसका नाम क्या है, हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। कौन सा माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है, 8448 मीटर, ठीक है। अदर माउंटेन्स कौन कौन से अभी बताया, याद यही कर लो। माउंटेन्स आर धौलागिरी, और कौन सा है बोलो, वैष्णो देवी यहीं रहती हैं, दैट इज नमचा बरवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नमचा बरवा, धौलागिरी, और कौन कौन सी बताओ जरा, नागा पर्वत, जब संगम होता है नागा पर्वत से ही सब नहाने आते हैं, नागा बाबा पर्वत। और कौन सा है बताइए, कंचनजंगा, जंगा, जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, कंचनजंगा।
जबकि इसके कौन कौन से बताइए, इट्स, जरा वो भी टेबल देखो उसमें कौन कौन चाहिए, क्या उसमें कोरोमंडल वाला भी कुछ दिया है टॉप, उस पर भी बस एक तीन ही है ना, दैट इज इट हैज लेस हायर पीक्स, उनके नाम कौन कौन से हैं, दैट इज अनाईमुडी, डोडा बेटा एंड महेंद्रगिरी। अनाईमुडी, डोडा बेटा एंड महेंद्रगिरी, इतना ही रखो। अब इसके बाद शाम को हम लोग इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस करें।